नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिहार पीसीएस की श्रृंखला जो कि हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें ये जो है तीसरा वीडियो हो जाएगा। और इसके पहले के 2 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं पहले के, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। चूँकि ये वीडियो जो है, ये लेक्चर आज का, ये टोटल जो है फैक्ट से भरा पड़ा हुआ है। इसमें सारे फैक्ट हैं और सारे बिंदु जो हैं एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं जो है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बिहार इतिहास की, है ना, बिहार के इतिहास के स्रोत। तो देखते हैं पहले बिंदु से। पहला बिंदु क्या दिया गया है, जो है बिहार में धातु प्रस्तर युग के अवशेष जो हैं कहाँ मिले हैं। चेचर हो जाएगा, वैशाली, है ना, चेचर वैशाली, सोनपुर तथा चिरांद जो कि छपरा जिले में पाए जाते हैं, यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, है ना। तो बिहार में धातु प्रस्तर युग के अवशेष चेचर वैशाली और सोनपुर तथा चिरांद छपरा से प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु क्या है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं। रामपुरवा और लौरिया अरेराज से, है ना। रामपुरवा एवं लौरिया अरेराज, इन दोनों जगहों से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं बिहार से। बिहार में गढ़वाल के अधिपत्र का प्रमाण कहाँ से मिला है। मनेर ताम्रपत्र, कहाँ से, मनेर ताम्रपत्र। अगला बात करें तो पाल शासकों के संबंध में जानकारी, देवपाल के मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल अभिलेख तथा नारायण पाल का जो है भागलपुर अभिलेख, इन दोनों जगहों से मिलते हैं। कहाँ से, एक तो देवपाल के द्वारा लिखित मुंगेर अभिलेख और दूसरा नारायण पाल का जो है भागलपुर अभिलेख, है ना। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं। अगली बात करते हैं, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है। अंगत्तुर निकाय, है ना, अंगत्तुर निकाय से प्राप्त होती है। बिहार से प्राप्त पहली 2 भाषा का अभिलेख जो है शेरशाह से संबंधित है। कैसे, शेरशाह से संबंधित है। अगले बिंदु की बात करें तो प्राचीन बिहार के संबंध में जो है बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय के महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कहाँ से, दीर्घ निकाय से। अगला बिंदु क्या दिया हो देख लेते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है, तो 40,000 ईसा पूर्व से, है ना, 40,000 ईसा पूर्व से। पूर्व ऐतिहासिक काल के कुल्हाड़ी, चाकू एवं मृदभांड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मृदभांड जैसे अवशेष जो हैं, ये पूछ सकता है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्राप्त हुई हैं, है ना। तो अगला पॉइंट क्या है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से तथा ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष जो है चिरांद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चिरांद चेचर से, है ना। तो ये ताम्र प्रस्तर युग के चिरांद चेचर हो जाएगा और मध्यवर्ती पत्थर के जो हैं ये मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में बिहार को विदेह राज्य के रूप में जो है वर्णित किया गया है, जहाँ आर्यों के आगमन की चर्चा की गई है। बिहार को क्या कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, विदेह, है ना। तो बिहार को विदेह कहा गया है, कहाँ, शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य विदेह को कहा जाता है ना, सेम। फिर बिहार में स्थित वज्र गणराज्य 8 कुलों का एक संघ था। वज्र, है ना, वज्र जो है क्या था, 8 कुलों का एक संघ था। अगला बिंदु है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्टार्ट हुई थी। कहाँ, वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज होगी, है ना। कौन सी थी, मगध की पहली राजधानी जो थी वो गिरिव्रज थी, जिसको राजगृह भी कहते हैं, गिरिव्रज राजगृह, है ना। फिर अगला है, सियर उल मुताखरीन की रचना जो है किसने की है, तो गुलाम हुसैन तबातई ने की थी। यह भी बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन हो जाएगा, अथर्ववेद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट हो जाता है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा, है ना, जो कि सबसे लास्ट का चौथा वेद था। अगला हो जाएगा, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में है ना। कौन कौन से, अंग, भागलपुर एवं मुंगेर तथा चंपा। मुंगेर स्थित है जिसकी राजधानी चंपा है। तो ये तीनों जो हैं बिहार में पाए जाते हैं महाजनपद। एक तो अंग महाजनपद, भागलपुर एवं मुंगेर, है ना। अगले की बात करें, बिहार में जो महाजनपद, कौन से महाजनपद के बारे में क्या है, सबको लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। 16 महाजनपद बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग शताब्दी ईसा पूर्व, कब, कौन सी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 अंग, वज्र और मगध, है ना। अंग, वज्र और मगध ये कहाँ हैं, बिहार में पाए जाते हैं। और बात करें तो 8 जो हैं ये यूपी में पाए जाते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में जो है कितने, 8 पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं, अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ह्वेन-सांग ने इस स्थान को चेम्पो कहा है। क्या कहा है, चेम्पो, है ना। तो अंग को चेम्पो किसने कहा, ये भी पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा ह्वेन-सांग। इस राज्य में कुल 25 राजा थे, है ना।
अगला है अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल हैं। भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। चंपा कहाँ से बनी? चंपो से। इस साम्राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रौवर्धन और ब्रह्मदत्त थे। कौन कौन? दधिवाहन और दृढ़वर्मन तथा ब्रह्मदत्त। ये तीनों लास्ट के राजा थे, है ना। मगध राजवंश के राजा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त के समय में इस राज्य को मगध साम्राज्य में जो है मिला लिया था, है ना। किसने? बिंबिसार ने। अगली बात करें वज्र संघ की, तो बुद्ध के समय के 10 प्रमुख गणराज्यों में से वज्र संघ जो है एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी, जो कि वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था, है ना। अगला पॉइंट क्या है? वज्र संघ 8 कुलों का एक जो है संघ था, जिसमें कौन कौन थे? विदेह, ज्ञानात्रिक, लिच्छवी, वज्र, ये जो है शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली थे, है ना। वज्र की राजधानी पूछ सकता है तो वैशाली हो जाएगा। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख कहाँ किया है? राज शब्दोपजीवी इसे संघ में जो है किया, संघ के रूप में किया है ना। लिच्छवी राज्य को राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में इसका उल्लेख कौटिल्य ने किया है। राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था। संस्था में सभी राजाओं का समान अधिकार प्राप्त थे, है ना। यहाँ भी कभी कभी पूछा जा सकता है समान अधिकार थे या असमान अधिकार थे, तो यहाँ पे समान अधिकार थे। फिर मगध राजवंश की बात करें तो मगध, जिसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, है ना। अथर्ववेद के अनुसार में गंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित जिला पटना, गया और शाहाबाद। कौन कौन? पटना जिला और पटना, गया और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसके पहले जो है राजधानी राजगीर थी और बाद में पाटलिपुत्र, है ना। तो उन्होंने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर ली थी, है ना। अब बात करते हैं बृहदत्त वंश की। बृहदरथ वंश, इसकी स्थापना की बात करें बृहदत्त वंश की, तो बृहदरथ जो चेदिराज वसु के सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने मगध में अपना शासन स्थापित किया और प्रसिद्ध बृहदरथ राजवंश की जो है स्थापना करी। किसने? बृहदरथ ने। इन्हीं के नाम पे जो रखा गया था इनका वंश का नाम। जरासंध की बात करें तो जरासंध इस वंश में 10 राजा थे। और कितने? जरासंध में 10 राजा थे, जिनमें से बृहदत्त का पुत्र जरासंध एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने चेद, अंग, पुंड्र, वंगा और कलिंग पर अपना जो है प्रभुत्व या आधिपत्य बनाया था, है ना। जरासंध का जो है वध भीम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भीम द्वारा, वो भी कृष्ण की सहायता से। अगला बिंदु है उनकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, जिसे वसुमती भी कहा जाता है, में भी थी। और सहदेव जरासंध के पुत्र के बाद जो है 22 राजा हुए। इनके बाद जरासंध के बाद 22 अन्य राजा हुए, है ना। रिम्पुजय आखिरी व्यक्ति था। कौन? रिम्पुजय की बात करते हैं, जिसे उसके मंत्री किसने? पुलिका ने मार डाला था, है ना। तो पूछ सकता है कि किसने मारा था? पुलिका ने मारा था, जिसने फिर अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया था, है ना। किसने? पुलिका ने। तो बौद्ध धर्म को देख लेते हैं अब। तो बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध का जन्म और आरंभिक जीवन के बारे में बात की गई है। तो एक राजकुमार का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म जो है लगभग 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, है ना। कपिलवस्तु, जिसको वर्तमान नेपाल, कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। एक शाक के राजकुमार के रूप में हुआ था, है ना। शाक के राजकुमार। कपिलवस्तु का साम्राज्य की बात करें तो उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जिनमें उन्हें सभी प्रकार के सुख एवं सुविधाएं तथा विलासिताएं प्राप्त थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन, पिता का क्या नाम था? राजा शुद्धोधन, है ना। कपिलवस्तु के जो है छोटे साम्राज्य पर शासन करते थे। कपिलवस्तु के छोटे साम्राज्य पर शासन करते थे। विवाह और पुत्र की बात करें तो उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और उनका राहुल नाम का जो है पुत्र हुआ। किसको? महात्मा बुद्ध को। फिर बात करें गौतम संसार के सत्य की खोज में विश्व त्याग करना चाहते थे, है ना। विश्व त्याग करना चाहते थे। आगे बात करें तो वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, है ना। तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी, इन 3 लोगों को जो है देखते हैं। फिर बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? महान बलिदान देना, है ना। बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना। बात करें शांति और ज्ञान की तलाश में वह अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए, है ना। निकल गया। वह अपने घोड़े कंथक, कौन था घोड़ा उनका? कंथक, और सारथी चंडक, ये दोनों नाम याद कर लेना आप लोग। घोड़ा कंथक और सारथी चंडक के साथ बिना किसी सूचना के शहर से चले गए। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, है ना। त्याग करना मतलब राजपाठ, विलासिता और सुख सुविधाएं सब का त्याग करना। फिर अगला बात करें तपस्या और ज्ञान की खोज।
कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जो है कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पहले नहीं हुई। फिर बात करें आत्मज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में बोध गया है। कहाँ बोध गया है ना? आधुनिक बिहार में गया के पास जो है निरंजना नदी। कहाँ? निरंजना नदी के किनारे जो गया के पास फल्गु फल्गु से मिलती है के तट पर बोधि वृक्ष मतलब ज्ञान का वृक्ष, बोधि वृक्ष ज्ञान का वृक्ष के नीचे ध्यान के दौरान गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। अब से उन्हें बुद्ध या तथागत या शाक्य मुनि कहा जाने लगा। क्या कौन कौन से नाम? एक तो बुद्ध और तथागत, शाक्य मुनि, इन तीनों नामों से जो है महात्मा बुद्ध को बुलाया जाने लगा। अब बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। और कितने लोगों के सामने? पांच अपने 5 शिष्यों के साथ, है ना। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। बात करें अगले बिंदु की, तो धर्म का प्रचार। उन्होंने अपने जीवन के शेष 45 वर्ष, कितने? 45 वर्ष दुनिया भर घूमते और उपदेश देते हुए बिताए। उन्होंने सारनाथ, मथुरा, राजगृह या राजगीर, गया, पाटलिपुत्र आदि का दौरा किया। उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती कौशल साम्राज्य की राजधानी में लिखा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उन्होंने पहला जो है अपना उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए? तो श्रावस्ती, जो कि कौशल साम्राज्य की राजधानी है, श्रावस्ती, है ना। ये दोनों पॉइंट आप लोग रट लेना एकदम। हालांकि इस वीडियो में जो है या इस श्रृंखला में सारे फैक्ट ही हैं और सारी चीज़ रटने वाली ही हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला कुछ खास है नहीं। बात करें अगले बिंदु की, तो बिंबिसार, है ना। बिंबिसार अजातशत्रु, मगध, प्रसेनजित जो है कौशल, और उदयन जो है कौशाम्बी जैसे राजा उनके जो है शिष्य बने। किसके? महात्मा बुद्ध के, है ना। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, ये सब कौन है? ये सब इनके शिष्य बन गए बाद में, है ना। उदयन की बात करें तो शिशु नागवंश से संबंधित है ना। शिशु नागवंश, उदयन, इसके नागदशक, उदयन, ये सारे लोग। बात करें अगले महापरिनिर्वाण, है ना। तो बुद्ध की मृत्यु जो होती है कब होती है? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व, जो कि कुशीनगर है ना, कुशीनगर में हुई थी। देवरिया मल्लों की राजधानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था, है ना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु का कारण उनके शिष्य चुंड द्वारा दिया गया भोजन था। किसके? उनके शिष्य ने उन्हें भोजन जो है शिष्य चुंड जो है उनके भोजन के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। अगली बात करें तो उनके अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटकर एक स्तूप बनवाया गया, और उनके जन्म और मृत्यु की तारीख चीनी परंपरा पर आधारित की। किस पे? चीनी परंपरा पे। ये भी बिंदु याद करने वाला है, चीनी परंपरा पे आधारित थी। बात करें त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के 3 जो है क्या है? त्रिरत्न। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध वह प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें क्या? बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया, है ना। तो बुद्ध ये हो गया। धर्म की बात करें तो धर्म बुद्ध की शिक्षाओं का जो है समूह है, जो हमें जीवन के सत्य को समझने में सहायता प्रदान करता है। संघ की बात करें तो संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय है जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं, है ना। अगले बिंदु की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक तो हीनयान और एक तो महायान, है ना। तो देख लेते हैं हीनयान। हीनयान के अनुसार मूल शिक्षाओं पर बल दिया गया है, मूल शिक्षाओं पर जो है बल दिया गया है। हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर दिया गया है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर विश्वास दिया गया है। वे मूर्ति पूजा के विश्वासी नहीं थे। मतलब हीनयान के जो लोग थे या जो अनुयायी थे, वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, है ना। इनके अरहत की बात करें तो हीनयान में मोक्ष प्राप्ति जो है व्यक्ति को अरहत कहा जाता था। जिसने जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया हीनयान से संबंधित व्यक्ति, उसको अरहत कहते थे, है ना, अरहत। अब बात करते हैं महायान की, तो बोधिसत्व। महायान का मुख्य बिंदु क्या है? बोधिसत्व। महायान में बोधिसत्व एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधिसत्व वे बुद्ध हैं जो स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के बजाय दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए दुनिया में रहते हैं। वे बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो महायान शाखा जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करती है ना। अगला बात करें अवतारवाद। महायान जो है अवतारवाद में विश्वास करती है। अवतारवाद का विचार महायान में भी प्रचलित है ना, जिसके अनुसार बुद्ध विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। तो ये दोनों बिंदु तो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी होती हैं? 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, है ना। इसमें 3 तो बिहार में होती हैं, जबकि चौथी जो है कश्मीर में होती है। तो देख लेते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति कितने कब होती है? 483 ईसा पूर्व, है ना, 483 BC। कहाँ पे होती है? स्थान राजगृह जो कि बिहार में है। और शासक की बात करें तो शासक हो जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति होती है ना। फिर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व होती है। कहाँ? वैशाली बिहार में। और शासन किसका था? कालाशोक। और इनके अध्यक्ष कौन थे? सबा कामिर, है ना, सबा कमीर। अगली की बात करें तो अगली हो जाएगी तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व, है ना, पाटलिपुत्र बिहार में। और शासन अशोक, मौर्य साम्राज्य का शासन था अशोक। और जो है मोगलपुत्र तीसरे इसके कौन से अध्यक्ष थे, है ना। अगले की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में होती है ना, 72 ईस्वी। बात करें इसको AD कहते हैं, है ना, एनो डोमिनी, जो कि कश्मीर कुंडलवन में होती है। एकमात्र बौद्ध संगीति जो कि बिहार से बाहर होती है। कहाँ? कश्मीर कुंडलवन में। शासन बात करें तो एक कनिष्क के शासन में वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं, है ना, वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं। और बात करें यहाँ पे उपाध्यक्ष की, कभी कभी उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे अश्वघोष। कौन हो जाएगा? अश्वघोष, है ना, ये अश्वघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदुओं की। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म आ गया, देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना, संस्थापक और तीर्थंकर। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। किसने? ऋषभदेव ने, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, इन्होंने की थी। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिनमें से प्रत्येक ने अपने समय में धर्म का जो है प्रचार किया, है ना। बात करते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होते हैं, और जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर होते हैं। इन्हें भगवान महावीर के पूर्ववर्ती माना जाता है, क्योंकि इनके तुरंत बाद 24वें जो हैं कौन हो जाते हैं? 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है ना। तो देखते हैं महावीर स्वामी की बारे में। महावीर स्वामी का जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ होता? कुंडग्राम, वैशाली के निकट, है ना, बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो हैं ज्ञात्रक या ज्ञात्रिक कबीले के प्रमुख थे, और माता जो है त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। कौन थी? वैशाली के राजा जो है चेटक, उनकी पुत्री थी, है ना। अगले की बात करें तो विवाह की, तो महावीर स्वामी का विवाह जो है वो यशोधरा से होता है। किससे? यशोदा से, है ना। किससे होता है? यशोदा से। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनुज्जा, है ना। बात करें घर छोड़ना, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर तपस्या के लिए जो है वन गए थे। और कैवल्य की बात करें तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे या ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, है ना। कैवल्य कौन सी नदी? ऋजुपालिका। बात करें उपदेश, तो महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है विपुलाचल पर्वत राजगीर में दिया था, बिहार में, है ना। विपुलाचल पर्वत राजगीर बिहार पर दिया, और जीवन भर मोक्ष का मार्ग दिखाया लोगों को, है ना। बात करें इनके निर्वाण या मृत्यु की, तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका निर्वाण हो जाता है ना, पावापुरी में। बात करें अगला, चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना या चंदन बाला पहली जैन व्रत का पालन करने वाली महिला बनती है ना। कौन? चंदन बाला या चंदना। देख लेते हैं इनको। महावीर ने बिहार के विभिन्न स्थानों जैसे चंपा, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, गया आदि का जो है दौरा किया था। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो महावीर की शिक्षाओं का ध्यान अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि था। जैन भिक्षुओं के लिए ये 5 महाव्रत अपरिहार्य माने जाते थे या अनिवार्य माने जाते थे, है ना। देख लेते हैं इनका व्याख्या। अहिंसा का मतलब क्या होता है? सभी प्राणियों के प्रति करुणा एवं हिंसा न करने का व्रत लेना, शपथ लेना, है ना। सत्य का मतलब सदैव सत्य बोलना। अस्तेय मतलब किसी की कोई वस्तु को चोरी ना करना, है ना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का त्याग और संसार से वैराग्य लेना। ब्रह्मचर्य की बात करें, यौन इच्छा से संयम रखना, है ना। अगला बात करें त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति थी, जो कि निम्नलिखित का पालन करने करके प्राप्त की जा सकती। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो सम्यक ज्ञान मतलब अच्छा या सही ज्ञान, दूसरा सम्यक कर्म सही आचरण, और सम्यक श्रद्धा मतलब सही विश्वास, है ना। इसको कभी कभी सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण भी कह देते हैं। आचरण या श्रद्धा एक ही होता है ना।
फिर बात करते हैं इनका जो है विभाजन कौन कौन सी होता है। जैन धर्म को दो मुख्य शाखाओं में बांटा जाता है, एक तो दिगंबर, एक तो श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के मुनि जो है वो नग्न रहते थे, है ना, वो आकाश को अपना जो है कपड़े मानते थे या वस्त्र मानते थे। श्वेतांबर की बात करें तो ये श्वेतांबर होते थे और ये जो है सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। कैसा? सफ़ेद वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर के लोग। बात करें जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं की, तो तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकरों को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता था, जो कि तीर्थंकर कहलाते हैं। पंच महाव्रत। महावीर ने जैन मुनियों के पालन के लिए 5 महाव्रत बनाए थे। कौन कौन? अभी हम लोगों ने बात किया भी था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना। बात करते हैं जीव। जैन धर्म में सभी जीवों का जो है समान माना गया है, चाहे वे सूक्ष्म हो या स्थूल, है ना। तभी तो जैन धर्म में कृषि को भी जो है वर्जित किया गया है, कृषि को भी जो है वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि कृषि करने से केंचुओं की मृत्यु हो सकती है। कर्म सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म में कर्म के सिद्धांत पर बहुत महत्व दिया गया है। इसके अनुसार हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूछी जा सकती है, रट लेना आप लोग। हमारे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। हो सकता है यहाँ से जो है यूपीएससी में निबंध के लिए भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगली बात करें तो मोक्ष का विचार। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और वह शुद्धता, सदाचार, त्याग आदि का जीवन जीकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ना। किसको? शुद्धता, सदाचार और त्याग का जीवन। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कौन कौन से हैं? आंग, उपांग, आचारांग, है ना, सूत्र, कृतांग, भव्यांग और कल्पसूत्र। बात करते हैं आंग की। आंग ये जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और इनमें भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन किया गया है। किस चीज़ का? उपदेशों का संकलन। उपांग की बात करें तो ये ग्रंथ अंगों की व्याख्या करते हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों का जो है विस्तार से समझाते हैं। आचारांग सूत्र की बात करें तो इस सूत्र में या इस ग्रंथ में जैन मुनियों के आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं कि कैसे जो है आगे का कार्य चलाया जाएगा, है ना। सूत्र कृतांग की बात करें तो यह ग्रंथ जैन धर्म के जो है विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करता है ना। कौन कौन से सिद्धांत हो जाएंगे? शुद्धता, सदाचार, त्याग, है ना, सत्य, अहिंसा, परब्रह्म, ब्रह्म, ये सब जो है मूल्य हैं, सिद्धांत हैं। अगर भव्यांग की बात करें तो इस ग्रंथ में जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन और कथाओं का वर्णन किया गया है, जैसे महावीर स्वामी हो गए, ऋषभनाथ हो गए, पार्श्वनाथ हो गए ना, इन लोगों के। कल्पसूत्र की बात करें तो यह जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। कौन सा? कल्पसूत्र। इसमें 24 तीर्थंकरों की जानकारी दी गई है ना। और बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी 2 संगीतियाँ होती हैं, है ना। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहली संगीति, जैन संगीति जो होती है वो 300 ईसा पूर्व होती है, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में होती है। कहाँ? आधुनिक पटना बिहार, पाटलिपुत्र, है ना। देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात की गई है। तो यह संगीति जो है भगवान महावीर मतलब 24वें तीर्थंकर के निर्वाण के बाद आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य जैन आगम कैनोनिकल ग्रंथों का संकलन और संरक्षण प्रदान करना था, है ना। इस संगीत परिणाम की बात करें तो इस संगीत के परिणाम स्वरूप दिगंबर और श्वेतांबर का जो है विभाजन हो जाता है। दिगंबर मानते हैं कि इस समय के दौरान मूल जैन ग्रंथ खो गए, जबकि श्वेतांबरों ने एक अलग सेट का जो है संरक्षण रखा था। बात करें दूसरी जैन संगीति की तो 512 ईस्वी में लगभग होता है, सब ईस्वी में होता है, जो कि वल्लभी आधुनिक गुजरात, वर्तमान के गुजरात में होता है ना। व्याख्या देख लेते हैं। यह संगीत श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य महावीर के समय मौखिक रूप से संकलित श्वेतांबर जैन ग्रंथों को संगठित और संकलित करने का उद्देश्य था, है ना। परिणाम की बात करें तो इस संगीत के परिणाम स्वरूप वल्लभी कैनन का गठन हुआ था। किसका? वल्लभी कैनन का जो है गठन हुआ था। इस संगीत के दौरान संकलित ग्रंथों में 45 आगम, कितने? 45 आगम शामिल हैं, जिन्हें आज भी श्वेतांबर जैनियों द्वारा प्रामाणिक माना जाता है ना। तो 45 आगम हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो है अगले वंश की, जो कि हर्यक वंश है। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, है ना। बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। स्थापना की बात करें हर्यक वंश तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। किसने की थी? बिंबिसार ने, है ना। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार एक कुशल शासक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया, है ना।
फिर बात करते हैं अंत। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का अंत किया और शिशुनाग वंश की जो है स्थापना कर दी, है ना। इसमें और अगर शासकों की बात करें तो बिंबिसार की बात आते हैं, अजातशत्रु, है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु, नाग, फिर उदयन आते हैं। इस प्रकार जो है लोग आते रहते हैं। अब बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की जो है नींव किसने रखी थी? बिंबिसार। पहले शासक के बारे में बात करी गई है यहाँ पे एक एक शासक के बारे में जो है डिटेल्ड में दिया गया है, तो देख लेते हैं। पहले शासक बिंबिसार। हर्यक वंश की नींव जो है बिंबिसार ने ही रखी थी। विजय की बात करें तो बिंबिसार ने अपने शासन काल में कई राज्यों को जीतकर जो है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को जीत लिया था। किसको? अंग कहाँ से जीता था? ब्रह्मदत्त को हराकर जो है जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। कूटनीति की बात करें तो उन्होंने कूटनीति का भी उपयोग किया और कई राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे थे, और इसको कहते हैं विवाह नीति, है ना, वैवाहिक नीति। तो इसी नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे। कौन कौन से? पहला कौन सा हो जाएगा? प्रसेनजित की बहन महाकोसला, है ना। दूसरा वैशाली की चेटक की पुत्री जो है चेलना, और मध्य देश की राजधानी क्षेमा। इन तीनों लोगों से, चेलना, क्षेमा और महाकोसला, इन तीनों लोगों से शादी करके जो है अपने महार साम्राज्य को जो विस्तारित करा था। किसने? बिंबिसार ने। अगली बात करें तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म से। और उन्होंने जो है बुद्ध का आदर किया। अगली बात करें जो है इनकी राजधानी, उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? राजगृह। उत्तराधिकार की बात करें तो बिंबिसार के उत्तराधिकारी के रूप में अजातशत्रु आते हैं, है ना। अब बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व जो है गद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु एक सशक्त शासक थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े। वैशाली पर विजय प्राप्त करी इन्होंने। देख लेते हैं वैशाली की विजय। उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की जो उस समय एक शक्तिशाली गणराज्य था, है ना। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि अजातशत्रु के समय होती है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह प्रारंभ में जैन धर्मों के अनुयायी था, है ना। जैन धर्म का प्रारंभिक अनुयायी था या प्रथम रूप से ही। अगला बात करें उदयन। अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन। यहाँ पे एक बात याद रखना कि इस जो है किसको? हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें प्रत्येक पुत्र अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है। बात करें उदयन के प्रमुख योगदान की, तो राजधानी का स्थानांतरण करते हैं ये। उदयन ने राजधानी गिरिव्रज राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी, है ना। और पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है, पूछा जा सकता है ये भी। और यह एक रणनीतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण स्थान था। पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बन जाता है ना। बात करते हैं साम्राज्य का विस्तार। तो उदयन ने भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्य का विस्तार और मगध शक्ति को जो है और शक्तिशाली बना दिया था। कला और संस्कृति संरक्षण की बात करें तो उदयन ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया और अपने शासन काल में कई भव्य मंदिर, भवन जो है आदि चीज़ों को बनवाया। नाग दशक की बात करें तो उदयन के बाद नाग दशक ने शासन किया। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन? नाग दशक, है ना। बात करते हैं हर्यक वंश का उपनाम बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि इसे श्रेणिक नाम से कहते थे। श्रेणिक, है ना। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु की बात करें तो इसे कुड़िक नाम से जाना जाता था। ये लिखा भी है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है ना, क्योंकि इसके प्रत्येक पुत्र जो है अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठते थे। यहाँ पे नोट को दिया गया है, बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कजिया या आधुनिक काशी ग्राम जो है दान में दिया गया था। दान या दहेज में जो है दिया गया था। कौन सा? कौशल नरेश को द्वारा दिया गया था दहेज में कजिया। कजिया को काशी कहते हैं, है ना, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। अब बात करते हैं नंद वंश की, है ना। तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। और बात करें काल तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ना। राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में स्थित है। शासन की बात करें तो नंद वंश के शासक मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सफल रहे। सैन्य शक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा? नंद वंश के पास एक विशाल सेना भी थी, जो उस समय सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से थी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय के जो सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी।
कृषि और व्यापार की बात करें तो नंद शासकों ने कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर महान ने नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन वह जो है भारत के आगे नहीं बढ़ पाया था। पतन की बात करें तो नंद वंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, है ना। अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, है ना। महापद्मानंद फिर घनानंद। अब बात करते हैं, कुछ नोट्स दिया गया है। तो महापद्मानंद ने कलिंग को विजित किया और वहां से जिन मूर्ति महावीर को उठा लिया था, है ना। किसको? जिन मूर्ति महावीर को उठा लिया था। जिन मतलब क्या होता है, पूछा गया एक दो बार। जिन का मतलब होता है विजय, विजय या विजेता, है ना, जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना और उदय। तो बात करते हैं संस्थापक, मौर्य संस्थापक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त करके मौर्य काल की स्थापना करी थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना। चाणक्य का युगफल, चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जो है राजनीतिक सलाह दी थी और साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? कौटिल्य, जिनको दूसरा नाम चाणक्य है ना। फिर बात करें साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और इसे अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला दिया। कहाँ से? अफगानिस्तान से फैला बंगाल तक, है ना। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ से बंगाल। तो ये पूरा जो साम्राज्य था ये किसके अंदर था? मौर्य वंश, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व कहाँ होता है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनका 345 ईसा पूर्व जो है जन्म हुआ था। इनके गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कभी एक दो बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो है इसका विषय क्या है, तो ये राजनीति पर आधारित है ना, राजनीति पर आधारित। अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति से है। सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सिंधु नदी के दोनों साम्राज्यों के मध्य की सीमा बना दी थी, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है दान में दे दिए थे। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात तथा अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह भी किया गया था, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त को जो है दहेज में या कार्नेलिया से शादी करने के बाद कौन कौन से 4 प्रांत मिले थे? तो एक तो काबुल हो जाएगा, दूसरा कंधार, मकरान और जो है हेरात, ये 4 प्रांत। जैन धर्म की बात करें तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेला जो है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में तपस्या करके संलेखना पद्धति से उपवास द्वारा जो है अपना जीवन समाप्त किया था। श्रवण बेला का मतलब होता है भूख और प्यास से अपनी जान दे देना, मतलब बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देना, इसलिए इसको कहते हैं श्रवण बेलगोला, है ना। लिखा भी है उपवास के द्वारा यहाँ पे। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने, है ना। भारत में पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो इनके दरबार में था। सैन्य शक्ति की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का निर्माण किया जो उस समय भी की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास हुआ था। कृषि, व्यापार और उद्योग, इन तीनों का जो है अच्छी खासी मात्रा में विकास हुआ था, है ना। बात करते हैं अगला, जैन धर्म जो है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था, है ना। पहले ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और फिर जैन धर्म संबंधित हो जाते हैं। श्रवण बेलगोला, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में उपवास की थी जो कि कर्नाटक में स्थित है ना। उपवास की बात करें तो कुछ किंवदंतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना जीवन त्याग दिया था, समाप्त कर लिया था, है ना। इसको संलेखना पद्धति भी कहते हैं। बिंदुसार की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं बिंदुसार, है ना। ध्यान रखना ये बिंदुसार जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और बिंबिसार जो है वो सबसे पहले, है ना। बात करते हैं इनकी जन्म और राज्याभिषेक। बिंदुसार का जन्म जो है 320 ईसा पूर्व हुआ था।
इन्होंने 298 ईसा पूर्व अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था। 298 ईसा पूर्व। शासनकाल की बात करें तो बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्ष? 25 वर्ष। यह आजीवक संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण है, यह आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोशाल, है ना, मक्खलीपुत्र गोशाल पूछा गया है एक बार। साम्राज्य का विस्तार। बिंदुसार के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो अफगानिस्तान से बंगाल तक था, जो कि हम लोगों ने अभी देखा भी था। शांतिपूर्ण नीति की बात करें तो बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही विस्तारवादी नीति का पालन नहीं किया इन्होंने, है ना, वे शांतिपूर्ण नीति को अपनाते थे। विदेशी राजदूतों का संबंध। बिंदुसार के दरबार में जो है कई विदेशी राजदूत आए थे, इसमें से सेल्यूकस निकेटर हो गए, और इनके पुत्र जो है एंटियोकस ने मेगास्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य साम्राज्य का जो है संपूर्ण वर्णन मिलता है। बात करें अगला इनके उपनाम की, तो बिंदुसार को जो है कौन कौन से नामों से पुकारते हैं? अमित्रघात, वायु पुराण में जिन्हें भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार भद्रसार और अमित्रघात। अमित्रघात मतलब अपने दुश्मन का नाश करने वाले, है ना। फिर बात करते हैं अगले, बिंदुसार के सीरिया के बीच संबंध। बिंदुसार के सीरिया और इनके संबंध क्या थे? तो राजदूतों का आदान प्रदान। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसी तरह मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस, इन्होंने डायोनिसियस नामक अपना राजदूत भेजा था, है ना। अगला क्या है? व्यापारिक संबंध। इन राजदूतों के आदान प्रदान से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में जो है मजबूती आई थी। बात करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की, तो इन राजदूतों के माध्यम से भारत और पश्चिमी देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है प्रारंभ हुआ था। आदान प्रदान को एक चरम स्थिति प्राप्त हुई थी, है ना। अगले बिंदु की बात करें तो दार्शनिकों का आदान प्रदान। बिंदुसार ने सीरिया के जो है शासक, इन्होंने दार्शनिकों को भेजने का अनुरोध किया था, यद्यपि अनुरोध को जो है स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। इन्होंने और भी कुछ चीज़ें मांगी थी। कौन कौन सी? एक तो हो जाता है मदिरा और सूखी अंजीर, है ना। तो जो है इनको सूखी मदिरा, सूखी अंजीर और मदिरा, ये दोनों चीज़ें जो है भेज दी जाती हैं, परंतु जो दार्शनिक भेजने का अनुरोध था तो इसको जो है नकार दिया जाता है, इसको नहीं माना जाता है ना। अगला जो है बिंदुसार के समय मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन थे? खल्लाटक, है ना, खल्लाटक प्रधान थे। फिर बात करते हैं अशोक का जीवन और शासनकाल। अशोक ये 5 स्टार, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये बिंदु। देख लेते हैं अशोक का जीवन और शासनकाल। तो जन्म और राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व होता है, और यह बिंदुसार का पुत्र था, और इसने 269 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला, है ना, सिंहासन संभाला, और इस वक्त अवंती का राज्यपाल था। सिंहासन संभालने के समय जो है ये अवंती के राज्यपाल के रूप में थे। इनकी माता का नाम बात करें तो सुभद्रांगी इनकी माता का जो है नाम था। क्या नाम था? सुभद्रांगी। कलिंग युद्ध की बात करें तो अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जो है लड़ते हैं, और इस युद्ध में नरसंहार से अशोक बहुत ही दुखी और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, है ना, हृदय परिवर्तन के बाद। और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसका युद्ध का? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अगली बात करें धम्म का प्रचार। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था, और उसने धम्म नामक एक नई नीति स्थापित की थी तथा जिसका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण के लिए था, ना, सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना। ये उनकी धम्म नीति का प्रचार करना था। शिलालेख की बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए, जिनमें से उन्होंने धम्म सिद्धांतों का वर्णन भी करवाया था। उनमें शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो है कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई अनुयायी भेजे। साथ ही उन्होंने श्रीलंका, सीरिया, मिस्र आदि देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनुयायियों को भेजा था, है ना। बात करें अशोक के योगदान की तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था इन्होंने। कैसे? अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार जो है भारत से बाहर कई देशों में फैल गया था, है ना। शांति और अहिंसा का प्रचार। अशोक ने शांति और अहिंसा का प्रचार किया। सामाजिक कार्य। अशोक ने समाज सेवा के कार्यों को बढ़ावा दिया। उसने अस्पतालों, धर्मशालाओं, कुओं का निर्माण करवाया। जैसे चिकित्सा का वर्णन, है ना, चिकित्सा का वर्णन जो है अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है।
अब ये शिलालेख सारे जो है नीचे पढ़ेंगे तो सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। लोक कल्याण के कार्यों की बात करें तो अशोक ने अपने राज्य में लोक कल्याण के कई कार्य किए हैं। इसमें से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के हित में कानून बनाए। जैसे उसके तीसरे शिलालेख में लिखा है, अधिकारियों को आदेश है कि हर 5वें वर्ष जो है किए गए कार्यों का दौरा किया जाएगा, है ना, या सर्वेक्षण किया जाएगा कि कार्य अच्छे से चल रहे हैं या उनमें किसी प्रकार का जो है परिवर्तन करना है ना। बात करें अशोक के शिलालेखों के बारे में तो मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेत्तूर में अशोक का वास्तविक नाम जो है अशोक ही मिलता है। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त शिलालेखों में अशोक का नाम क्या है? रान्यो अशोक। रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक। और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिला है। क्या? अशोक वर्धन। तो इन सारे नामों से जो है पहचाने जाते हैं। बात करें आहरार अभिलेख में कहा गया है अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आहरार के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म के जो है एक अनुयायी थे। कौन थे अनुयायी? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, है ना। तो खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। बाकी ब्राह्मी लिपि के मिले हैं भारत में, है ना। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है ना, जैसे उर्दू लिखी जाती है ऐसे ऐसे। मान लेते हैं ये पेज है तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ को लिखते चले जाएंगे, है ना। फिर ऐसे, और हम लोग जैसे लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यही है खरोष्ठी लिपि की विशेषता। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पद्रेटी फिनटेलर ने 1750 में करी थी, है ना। इनकी संख्या 14 बताई गई है, जबकि इसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप 1837। अगली बात करें, अशोक स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना। कौशाम्बी में एक अभिलेख है जिसमें रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। रानी का अभिलेख कहाँ मिला है? कौशाम्बी हो जाएगा। अशोक के सार ए कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में मिले हैं। कौन कौन सी? ग्रीक और अरमाइक भाषा में। अशोक का सार ए कुना अभिलेख जो है शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा से लिया गया है। ये दोनों जो सेम है ना। फिर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं 14 जो शिलालेख हैं ना अशोक के, उनके बारे में शार्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन से अभिलेख में जो है किस चीज़ की विशेषता बताई गई है। देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला शिलालेख जो है अशोक का, इसमें क्या बताया गया है? पशु संरक्षण और बलिदान को ख़त्म करना, है ना। पहला शिलालेख बताता है कि पशुओं का संरक्षण करो और बलिदान पे रोक लगाओ, है ना, बलिदान नहीं होगी। दूसरे शिलालेख में जो कि कल्याण कार्य की बात करते हैं। तीसरा शिलालेख अधिकारियों को आदेश देते हैं कि प्रत्येक 5वें वर्ष जो है अपने कार्यों का दौरा करेंगे और जिनमें जो परिवर्तन करने वाला होगा तो परिवर्तन कर दिया जाएगा, बाकी चलते रहेंगे। चौथा शिलालेख, इसमें धम्म के प्रचार का वर्णन किया गया है। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है कि कौन महामात्र कहाँ जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जाएगा। छठे शिलालेख की बात करें तो इसमें प्रशासनिक कार्य और धम्म का पालन करने की बात करी गई है। सातवां शिलालेख जो कि धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है ना। आठवें शिलालेख की बात करें तो ये धम्म की यात्रा से संबंधित है। धम्म की यात्रा 8वां शिलालेख, है ना। नवां शिलालेख धर्म और उत्सव। 10वें शिलालेख की बात करें तो धर्म का महत्व बताया गया है, धम्म का महत्व और धर्म की शिक्षाएं 11वां शिलालेख, है ना। बात करें 12वें शिलालेख की तो इसमें महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई। कौन से शिलालेख में? 12वां शिलालेख। 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध और धर्म के प्रति समर्पण और हृदय परिवर्तन की व्याख्या। 14वें शिलालेख की बात करें तो ये हो जाएगा शिलालेखों का सारांश, मतलब इन सभी शिलालेखों का जो है सारांश कहाँ मिलता है? 14वें शिलालेख में, है ना। यहाँ शार्ट में दिया है कि कौन सा जो है शिलालेख कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये मानसेहरा यहाँ पे हो जाएगा, ये मानसेहरा हो जाएगा। शाहबाजगढ़ी, है ना, तक्षशिला पाकिस्तान। अन्य की बात करें तो ये कलसी हो जाएगा, ये मेरठ, बहापुर, रोपरा, है ना, इलाहाबाद, लुम्बिनी नेपाल, रामपुरवा, सारनाथ, लौरिया अरेराज। फिर पाटलिपुत्र, कलिंग, सांची मध्य प्रदेश, है ना, मास्की गुजरा कर्नाटका, सोपारा जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, गिरनार गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश, है ना, कंधार ये हो जाएगा। ये जो है ये अभिलेखों की जानकारी सारी दी गई है यहाँ पे।
तो जितने अभिलेख हैं यहाँ पे जो है आप उनकी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में जो है स्थित है ना, ये भी पता कर सकते हैं आप लोग। तो बात करते हैं अगले, मौर्य मौर्य शासनकालीन जो है इसका प्रशासन ना, यहाँ की व्यवस्था कैसी चलती थी, तो देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा जो है बहुत ही संगठित था। कैसा था? संगठित। प्रशासन के केंद्रों में सम्राट होता था, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ पे थी, है ना, जो सभी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख होता था। और सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, इसे मंत्री परिषद उल्लेख किया गया है किसमें? कौटिल्य, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना उसमें मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट जो है प्रांतीय प्रशासन। तो साम्राज्य को कई प्रांतों, जिनको जनपद कहते हैं, उसमें विभाजित किया गया था, जिनकी देखरेख कौन करता था? कुमार या आर्यपुत्र, आर्यपुत्र जिसको राजकुमार कहते हैं, है ना। ये प्रांत जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गए थे, जिनकी देखरेख विभिन्न अधिकारियों द्वारा की जाती थी। प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र, वेरी इंपॉर्टेंस, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था, है ना। अगली बात करें नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में मौर्य साम्राज्य में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। नगरों का प्रशासन जो है नगराध्यक्ष या नागरिक, नगर अध्यक्ष या नगर नागरिक के द्वारा किया जाता था। 30 सदस्यों की एक मंडल जो 6 समिति में विभाजित थी, नगर का प्रशासन करती थी। तो कितने लोग थे? 30 लोगों की सदस्यों की जो एक मंडली थी, जिसमें 6 समिति में विभाजित किया गया था, है ना। तो नगर का प्रशासन ये लोग करते थे। कर एवं राजस्व प्रणाली की बात करें तो मौर्य प्रशासन की कर व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित थी। कृषि पर कर होता था, इसको भूतक कहते थे। कृषि पर कर लगा जाता था, इसको कहते थे भूतक, भूत, है ना। और व्यापार पर शुल्क, व्यापार पर कर को शुल्क कहते थे। अन्य प्रकार के कर जो लगाए जाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में राजस्व संग्रहण की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है ना। पंकोद का सनिरोधे कर, सड़क पर कचरा फैलाने के लिए लगाया जाता था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो सड़क पर कचरा फैलाते थे जो लोग, उसके लिए कौन सा कर का वर्णन किया गया है? तो पंकोद का सनिरोधे, है ना, ये जो है टैक्स लगाया जाता था उस समय। न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था भी अत्यधिक विकसित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक। लेकिन प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय होते थे। कर चोरी के लिए मृत्यु दंड दिया जाता, ये देख लेना आप लोग, रट लेना। जो कर चोरी के लिए जो है क्या दिया जाता था? अगर चोरी चोरी के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, डायरेक्ट, क्या? मृत्यु दंड, है ना। अगला बात करें सैन्य प्रशासन की, क्या है कि सैन्य प्रशासन की। तो मौर्य साम्राज्य की एक सशक्त सेना थी। कैसी? एक मौर्य साम्राज्य में सशक्त सेना थी, जिसे 4 प्रमुख विभागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पैदल सेना, घुड़सवार और रथ, तथा सेना तथा हाथी। पैदल सेना, एक नंबर पैदल सेना हो गई, है ना, पैदल सेना, और घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना। मतलब पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, ये 4 लोग, 4 जो थे, ये चारों थे, है ना। सेना का मुख्यालय कहाँ था? पाटलिपुत्र, बिहार, है ना। बात करें, और इसे क्या कहते थे? महासेनापति या मुख्य सेनापति, या नायक भी कह देते थे। ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, महासेनापति, मुख्य सेनापति या नायक, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। गुप्तचर विभाग की बात करें तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो महामात्य सर्प नामक अधिकारी के अधीन थे। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में चर या गूढ़ पुरुष कहते हैं, है ना, गूढ़ पुरुष। ये गुप्तचर विभिन्न रूपों में समाज के अलग अलग हिस्सों में जो है घुसपैठ करके सूचनाएं जुटाते थे और सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। सीधे सम्राट को, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट, जैसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के तहत, है ना, अधिकार ये तब भी था। अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें राज्य प्रशासन, आर्थिक नीतियाँ और सैन्य रणनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं जो है इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, है ना। धार्मिक और सामाजिक नीतियों की बात करें तो अशोक के शासन काल में धार्मिक और सामाजिक नीतियों पर विशेष जोर दिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का जो है उल्लेख मिलता है ना। अशोक के चौथे उल्लेख, धम्म का वर्णन किसमें किया गया है? चौथे शिलालेख में। अशोक के चौथे शिलालेख में जो है धम्म का वर्णन किया गया है ना। अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य एवं प्रशासनिक संरचना,
है ना, मौर्यकालीन। देख लेते हैं इसको भी। तो मौर्य साम्राज्य सम्राट जो है प्रांत, जिला का निकाय प्रधान प्रधान सेनापति, है ना। और इसके बाद स्थानीय प्रशासन आता था। सबसे पहले प्रांत, फिर जिला निकाय, इसके बाद स्थानीय, और इसके बाद जो है द्रोणमुख जिसमें 40 गांव होते थे, और इसके बाद 200 गांव होते थे। इसको क्या कहते थे? खरवाटिक 100 गांव वाले समूह को संग्रहण तथा ग्राम प्रधान को ग्रामिक कहते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है ये सारी रट लेना। मौर्य साम्राज्य सम्राट स्थापित होता है। तो इसमें जिस प्रकार वर्तमान में जो है भारत एक केंद्र के रूप में है, उसी प्रकार तब जो है प्रांत होता था सबसे शक्तिशाली, और प्रांत के नीचे, जैसे अभी केंद्र के नीचे जो है राज्य हैं, राज्यों में फिर मंडल, फिर जिले, इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई थी, तो आप लोग देख भी सकते हैं। सबसे पहले प्रांत होते थे, इसके नीचे जो है जिला होता था, जिले के नीचे जो स्थानीय स्थान, उसके नीचे द्रोणमुख जिसमें 40 गांव होते थे, इसके नीचे खरवाटिक जिसमें 200 ग्राम, फिर संग्रहण 100 ग्राम, और फिर ग्राम प्रधान जो है ग्रामिक 1 ग्राम का मुखिया, है ना। इस प्रकार जो है व्यवस्था की गई थी। बात करते हैं मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अवसंरचना का। तो अशोक के स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये स्तंभ पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर जो है स्थापित किए गए हैं। कहाँ-कहाँ पे स्थापित किए गए हैं अभी बात करते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में स्थित है ना, सारनाथ जिसमें 4 सिंहों का शीर्ष है। इसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना गया है ना। स्तंभों पर अशोक के धर्म संबंधी आदेश, धम्म लिपियां खुदी हुई हैं। कौन कौन सी? शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार, शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया गया है ना। अगला बात करें अशोक के शिलालेख की। तो अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों की स्थापना की थी, जिन पर जो है क्या है, जिन पर उनके धार्मिक और सामाजिक नियम खुदे हुए हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। उनमें प्रमुख शिलालेख जो है गिरनार, जो कि गुजरात में स्थित है ना, गिरनार शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख और धौली शिलालेख, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? गिरनार, धौली शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख, है ना। अगर बात करें सारनाथ, जो कि अशोक ने सारनाथ में धम्म स्तूप का निर्माण करवाया था। कौन से? धम्म नहीं, धमेख स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और यह स्तूप बौद्ध कला और स्थापत्य कला का उत्कृष्टतम नमूना है। कैसा उत्कृष्टतम? अगला बौद्ध विहार की बात करें तो अशोक ने कई बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण कराया। इसमें नालंदा और तक्षशिला के प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं। नालंदा और तक्षशिला जो है मौर्य साम्राज्य में बनाया गया था काल में, है ना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्मशालाओं और अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित महान स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसके चारों ओर तोरण द्वार, जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, बौद्ध कला का उत्कृष्टतम कृतियां बनाई गई हैं, है ना। अशोक के गुफा मंदिर की बात करें तो अशोक ने कई गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और आवास के लिए किया जाता था, है ना। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं? एक तो बराबर, नागार्जुन की गुफाएं जो कि बिहार में स्थित हैं, बराबर और नागार्जुन की गुफाएं जो कि बिहार में स्थित हैं, है ना। फिर बात करते हैं सारनाथ का अशोक चक्र। सारनाथ स्तंभ में इसके शीर्ष पर एक अशोक चक्र एक महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचना है। यह 24 तीलियों वाला चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा है ना। और यह धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है, जो धार्मिक नैतिकता और न्याय का प्रतीक है। धार्मिक नैतिकता और न्याय का प्रतीक है। तो अब बात करते हैं जो है पाल वंश की, है ना। पाल वंश की देख लेते हैं। पाल वंश स्थापना और प्रारंभिक शासक की बात करें तो गोपाल, जो कि कब से 750 से जो है 770 तक, है ना, गोपाल का शासन रहता है। स्थापना की बात करें तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की है। उन्होंने बंगाल के स्थानीय प्रमुखों द्वारा राजा चुना गया था उन्हें, है ना, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में, है ना, जो कि वर्तमान में प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में प्रणाली सामने आती है। उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने जो है बंगाल को एकीकृत किया था, है ना, बंगाल को एकीकृत कर रखा था। एकीकृत मतलब जो है एकता और अखंडता का जो है
बहुत बड़ा नमूना पेश किया था इन्होंने। किसने? गोपाल, पाल वंश। आगे की बात करें तो गोपाल ने अराजकता के दौर में सत्ता प्राप्त की और स्थायित्व प्रदान किया, है ना। फिर बात करते हैं धर्मपाल की। गोपाल के बाद इनके पुत्र आते हैं धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी तक, है ना, 40 साल तक। बात करते हैं धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी स्थिति को जो है मजबूत किया। उन्होंने कन्नौज की त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया और कन्नौज पर अधिकार किया, है ना। इसने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि भी ली थी। कौन सी उपाधि ली थी इन्होंने? उत्तरापथ स्वामिनी, क्योंकि उत्तर पथ जो है उत्तर पर विजय प्राप्त करी थी ना, इसके उपलक्ष्य में जो है इन्होंने लिया था उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि। शैक्षिक योग्यता की बात करें, योगदान की बात करें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे बड़े जो है सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है ना। अगला देवपाल की बात करें, उनका शासनकाल जो है 810 से 850, 40 साल तक इनका भी रहता है। देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार। तो देवपाल ने जो है पाल साम्राज्य का और विस्तार किया, मतलब इससे भी ज़्यादा विस्तार कर दिया और कश्मीर, असम, उड़ीसा तक अपनी सीमाओं को फैला दिया था, है ना। देवपाल ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और नालंदा विश्वविद्यालयों का संरक्षण प्रदान किया। नालंदा तक्षशिला इन सभी विश्वविद्यालयों को जो है नालंदा, विक्रमशिला इनको क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया देवपाल ने। आगे सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान की बात करें तो पाल वंश ने बौद्ध धर्म के अत्यधिक संरक्षण दिया, है ना। बौद्ध धर्म, इन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, सोमपुरा विश्वविद्यालय हो गया, है ना। ये सब गोपाल वंश के शासनकाल में ही बनाए गए थे। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान शाखाओं का भी संरक्षण इन्होंने किया, है ना, विकास किया। अब बात करें शैक्षिक संस्थान की तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने किसने की थी? यह प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसे पाल शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। उदांतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय पाल काल में निर्मित किए गए थे, है ना। पाल काल में कई लेखकों का विकास हुआ है। कौन कौन से जिसमें हो जाएंगे? एक तो सुरेश्वर हो जाएंगे, वंगसेना, गदाधर वैद्य और जिमूत वाहन, ये लोग हो जाएंगे, है ना। कौन कौन? सुरेश्वर, वंगसेन, गदाधर वैद्य और जिमूत वाहन, है ना, जिमूत वाहन। अगले की बात करें प्रशासन की तो गोपाल ने वरेंद्र पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया और उनका बेटा जो है धर्मपाल एक कुशल प्रशासक था जिसने आर्थिक समृद्धि का नेतृत्व किया, है ना। पाल शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है रक्षक। रक्षक या पालन करना, है ना, पालनहारा। इसी का पालन करते हुए पाल वंश के राजाओं ने प्रजा की रक्षा की। वास्तुकला की बात करें तो पाल वंश ने अद्वितीय वास्तुकला का जो है विकास किया, जिसमें स्तूप, मठ, विहार, मंदिर ये सब जो बनाए गए। इसमें सोमपुरा महाविहार, नालंदा विक्रमशिला के अवशेष आज भी स्थापत्य कला के रूप में जो है उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हैं, है ना। राजनीतिक पतन की बात करें, राजनीतिक संघर्ष और पतन, तो राजनीतिक संघर्ष जो है राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के संघर्ष से हुआ। पाल वंश का प्रायः राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंशों के साथ जो संघर्ष रहता है। यह संघर्ष कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है ना। त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए। कायस्थों का उदय 10वीं शताब्दी के अंत में पाल साम्राज्य के कमजोर होने के कारण जो है कायस्थों ने सत्ता पाने का प्रयास किया, है ना। कायस्थ शासकों ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन पा लिया। जिस प्रकार अंग्रेजों के समय हम लोगों ने जो है क्रांतिकारियों ने जो है सतारा हो गया, है ना, इन जिलों में जो है इन क्षेत्रों में अपनी समानांतर सरकार बैठाई थी ना। सेम प्रोसेस जो है पहले था यहाँ पे कि मुखिया की जो है कमजोर स्थिति का इन लोगों ने फायदा उठाया था। किसकी तरह? अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, है ना, इनकी तरह। फिर बात करते हैं सेन वंश का उदय। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, है ना। इसके प्रमुख शासन कौन थे? शासक लक्ष्मण सेन। 12वीं शताब्दी में सेन वंश ने पाल वंश को पराजित किया था। सेन वंश ने जो है पाल वंश को पराजित कर दिया था और बंगाल पर शासन करना प्रारंभ किया। यह पाल वंश के पतन का मुख्य कारण था, है ना। अब अगला शासन कौन सा है? कर्नाट वंश। देखते हैं कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश की स्थापना और प्रारंभिक समय की बात करें तो नान्य देव, जो इनका कार्यकाल कितना होता है? 1097 से 1147 तक,
नाम में देव, कर्नाट वंश की स्थापना नाम में देव ने की थी। किसने? नामदेव। यह मूलतः कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और इन्होंने मिथिला में अपनी सत्ता स्थापित की। कहाँ था? मिथिला, मिथिला बिहार, है ना। विस्तार की बात करें तो नामदेव ने मिथिला को अराजकता से बाहर निकाला और क्षेत्र में स्थिरता और शांति की स्थापना करी, है ना। इन्होंने कर्नाट वंश की नींव रखी और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सिमरावगढ़ जो है, सिमरावगढ़ को इसकी राजधानी बनाई। किसको? सिमरावगढ़। फिर महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो गंगदेव या गांगेय देव 1147 से 1187 तक इनका कार्यकाल रहता है। शासनकाल की बात करें तो नामदेव के बाद उनके पुत्र गंगादेव ने शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और राज्य का विस्तार किया, है ना। किसने? गंगादेव या गांगेय देव। गंगादेव ने प्रशासनिक सुधार किए और मिथिला के विकास में योगदान दिया। उनके शासनकाल में मिथिला में कला का जो है, कला, संस्कृति और शिक्षा का जो है अच्छे खासे रूप में जो है विकास होता है। नरसिंह देव की बात करें जो कि 1187 से 1227 तक रहते हैं। गंगदेव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव आते हैं। उनके शासनकाल में मिथिला में शांति और समृद्धि बनी रही, जो कि आगे तक बढ़ती चली गई। नरसिंह देव उपलब्धियों की बात करें तो नरसिंह देव ने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और संस्कृत को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल में सेन शासक के संघर्ष किया और बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट किया। इसको? बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी शासन से संबंधित था, वंश से। धर्म स्वामी ने इस क्षेत्र में किस तुगनिल तुगनिल तुलिन तुगलिन तुगन के असफल अभियान के बारे में जो है बात की है। राम सिंह देव के कार्यकाल की बात है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान की बात करें तो मिथिला पेंटिंग, कर्नाट वंश के समय मिथिला पेंटिंग की शैली विकसित हुई थी, है ना। इस कला को स्थानीय रूप से मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। बात करें पतन की कर्नाट वंश के तो कर्नाट वंश का पतन जो है 14वीं शताब्दी के अंत तक हो गया था। 14वीं शताब्दी में तुगलक आक्रमणों, है ना, और स्थानीय विद्रोह के कारण पतन शुरू हो गया था। बात करें तो अंतिम शासक हरि सिंह, जो कि 1279 से 1235 तक, 1335 कब से कब तक, 1279 से 1335 तक जो है राज करते हैं, जो कि अंतिम शासक होते हैं, जो एक महान समाज सुधारक थे। इनके शासन में पंजी प्रथा, कौन सी प्रथा? पंजी प्रथा का विकास हुआ था। बात करें तो पंजी प्रथा क्या है, पता नहीं। फिर बात करें पतन के बाद मिथिला पर विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का जो है शासन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने तीसरा जो है लेक्चर, है ना, कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो है बिहार का इतिहास देखा गया टोटल। और अगले बिंदुओं में इसके शायद जो है 5 से 6 लेक्चर बनेंगे टोटल बिहार स्पेशल के, है ना। और उतने में ही टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट सीरीज होने के बाद 6 लेक्चर्स के बाद, 5 से 6 लेक्चर के बाद जो है आप लोगों को कुछ और कहीं बिहार स्पेशल के ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतने से ही सारे क्वेश्चन जो है आपके फंस जाएंगे या आ जाएंगे पेपर में। और एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है, शायद नवंबर में ही होने वाला है, जो कि 17 नवंबर दिखाया गया है ना डेट में। तो उस हिसाब से जो है बिहार स्पेशल को कवर करके इसके बाद जो है क्या करेंगे, बिहार स्पेशल और बिहार जीके, और इसके साथ में जो है फुल मॉक टेस्ट, है ना, उसकी सीरीज चलाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 फुल मॉक टेस्ट जो हैं कवर हो जाएं। और आप लोग जो है अपना लेवल देख लें कि कहाँ और किस चीज़ में कमी आ रही है ना। सेक्टर वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत बढ़िया है और किस पे आपको अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ जो है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अन्य वीडियो जो है आप लोगों को मिलते रहें। तो बस यही कहना था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।